एक तिनका। ठीक है, तो इसका यह जो कविता है इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है, जिसके लेखक थे अयोध्या सिंह, है ना, उपाध्याय हरिऔध। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें कभी भी अभिमान, घमंड, अहंकार न करने की सलाह दी थी, क्योंकि अगर हम अभिमान, घमंड इत्यादि करते हैं तो हम ज़रूर एक न एक दिन छोटी सी चीज़ से ज़रूर मात खाएंगे और हम ज़रूर हार जाएंगे। अर्थात हमारा घमंड एक दिन टूटना तय है, तो हम घमंड क्यों करें जब एक छोटी सी, है ना, चीज़ हमें आकर हमारा घमंड तोड़ सकती है। जैसे तिनका था जिसने घमंड तोड़ दिया था, है ना, आँख में जाकर, उसी तरह से कोई भी चीज़ हमारा घमंड तोड़ सकता है, तो हम कभी भी घमंड ना करें। ठीक है, तो आज हम अभ्यास करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। आपको सामान्य वाक्य में बनाना है इन वाक्यों को, जो कविता के पंक्ति हैं उन कविता की पंक्ति को कुछ शब्द जोड़कर, है ना, ऐड करके आपको सामान्य एक सेंटेंस अर्थात वाक्य निर्माण करना है। जैसे कि एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। ठीक है, इसका उत्तर में आप देखिए, एक दिन जब मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था, वाक्य हो गया। अथवा इस पर इसमें कुछ और भी आप कह सकते हैं कि एक दिन जब राम मुंडेर पर खड़ा था। ठीक है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। आंख में तिनका चले जाने के कारण आंख लाल होकर दुखने लगी, है ना। आपको वाक्य बनाना है, सिर्फ वाक्य इससे अलग भी बनते हैं। बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी, तो बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी। ठीक है, यहाँ पर भगी है जो उन्होंने छंद मिलाने के लिए और उस कविता को एक सुंदर रूप देने के लिए लिखा था। इसमें आप भागी लिखेंगे। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, किसी तरीके से आंख से तिनका निकाला गया। ठीक है, तो आपको इसी अर्थ में, बस ऊपर जो दिए गए हैं सेम वही समान रूप से वही शब्द होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, उसका अर्थ निकलना चाहिए। आप वाक्य अन्य शब्दों को जोड़कर भी बना सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है ना। उत्तर है, एक तिनका कविता में हरिऔध जी ने उस समय की घटना का वर्णन किया है जब कवि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा था। उसके इस घमंड को एक छोटे से तिनके ने चूर चूर कर दिया। उस छोटे से तिनके के कारण कवि की नाक में दम हो गया था। ठीक है, यानी उनका घमंड टूट गया था। उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। उस तिनके को निकालने के लिए कई प्रयास किए गए और जब किसी तरीके से वह तिनका निकल गया तब कवि को समझ में आया कि उसके अभिमान तोड़ने के लिए एक छोटा तिनका भी बहुत है। अतः कवि और तिनके के उदाहरण द्वारा इस कविता में हमें घमंड न करने की सीख दी गई है। ठीक है, तो यही संदेश हमें मिलता है कि हम कभी भी घमंड न करें, क्योंकि यहाँ पर जो कविता में कवि हैं अथवा कोई भी व्यक्ति जिसकी आंख में तिनका गया हो, उसके घमंड एक छोटे से तिनके के द्वारा ही, एक छोटा तिनका भी उस घमंड तोड़ने के लिए, उस अभिमान तोड़ने के लिए बहुत है। तीसरा प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख दर्द के कारण लाल हो गई, आंसू बहने लगे, वह बेचैन हो उठा। ठीक है, परेशान हो गया और किसी भी तरह से आंख से तिनका निकालने का प्रयत्न करने लगा। ठीक है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। तो इसका उत्तर है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख पर लगाया और तिनका निकालने का प्रयास भी किया। पांचवा जो प्रश्न है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहु न निंदिए, पांव तले जो होए, कबहु उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर। ठीक है, तो नीचे जो कबीर की जो पंक्ति है उसका अर्थ है कि तिनका कबहु न निंदिए, तिनका जो है उसको कभी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसको कम नहीं आंकना चाहिए। जो पांव तले हो जाए, है ना, जो हो, जो हमारे पैर के नीचे, है ना, जमीन में जो तिनका रहता है उसको हमें कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कबहु उड़ी आँखिन परे, कब वो उड़कर आँख में पड़े, है ना, पीर घनेरी होए, तब क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमें दुख होगा। ठीक है, तो इन दोनों में समानता और अंतर क्या है इसको बताते हैं। इन दोनों काव्यांश में यह समानता है कि दोनों में ही
तिनके के उदाहरण द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि एक छोटा सा तिनका भी मनुष्य को परेशानी में डाल सकता है। इन दोनों काव्यांश में यह अंतर है कि जहाँ कवि हरिऔध जी ने हमें स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानकर घमंड न करने की सीख दी है, वहीं कबीर जी ने हमें किसी को भी तुच्छ न समझने की सीख दी है, अर्थात किसी को अपने से कम समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये अंतर है। यानी हरिऔध जी अपने को श्रेष्ठ न मानने की सलाह देते हैं और कबीर जी दूसरों को कम न आंकने की सलाह देते हैं। ठीक है, अगर अपने को श्रेष्ठ नहीं समझेंगे दूसरे को कम नहीं आंकेंगे, दूसरे को कम नहीं आंकेंगे तो अपने को श्रेष्ठ नहीं समझेंगे। ठीक है, दोनों में बातें की है, बस उसको थोड़ा उन्होंने अलग तरीके से बताया। भाषा की बात, पहले हम भाषा की बात को पढ़ते हैं, फिर अनुमान और कल्पना पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो प्रश्न है, किसी ढप से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ठीक है, किसी तरीका से अथवा किसी ढंग से। ढप से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे। ठीक है, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढप से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। ठीक है, जैसे धम से निकलना है ना, ध्वनियों में समानता है, फिर भी इनका अर्थ अलग होता है और वाक्यों में प्रयोग भी अलग तरीके से होता है। जैसे धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है ना, धम से गिरा, छप से गिरा इत्यादि। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान आप भरिए। जैसे यहाँ पर दिए हैं छप से, टप से, थर्र से, फुर्र से, सन से। जैसे मेढक है, मेढक कूद के पानी में कूद गया। कैसे कूदा? छप से, टप से, थर्र से, फुर्र से और सन से। तो मेढक पानी में छप से कूदा। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। ठीक है, पानी जो है टप से चू जाती है। और शोर होते ही चिड़िया फुर्र से उड़ी, है ना। और ठंडी हवा सन से गुजरी, एकदम सन करते हुए शरीर को गुजरी, मैं ठंड से थर्र से कांप गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भरना है। ठीक है, अब हम अनुमान और कल्पना को करते हैं। ठीक है ना, देखिए अनुमान और कल्पना। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया है इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है ना। कवि कहते हैं कि मैं एक दिन मुंडेरे पर खड़ा था, इस तरह से कवि ने कहा है। तो मैं इस शब्द से यह कविता आरंभ है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, इस तरह से उन्होंने आरंभ किया था कविता को। कवि का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। अब कवि जो है मैं ऐसा कह करके कहते हैं कि मैं मतलब कवि लिख रहे हैं तो वो खुद अपने बारे में बता रहे हैं, किंतु यही शब्द अगर हम अपने बारे में जोड़ने लगते हैं तो जो पढ़ने वाला है, जैसे कविता हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो या कोई और पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है वो भी कविता को मैं मतलब खुद को समझ सकता है मैं शब्द के द्वारा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि कविता पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो भी मैं इस शब्द से जुड़ सकता है। तब अनुभव क्या होगा? अनुभव ये होगा कि जो कविता पढ़ने वाला, जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो इस बात को मैं बता रहा हूँ, है ना। अगर आप पढ़ रहे हो तो यह जो कहानी इस कविता के द्वारा बताया गया है उसको आप बता रहे हो। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए, ठीक है, जहाँ जहाँ कविता में मैं लिखा हुआ है वहाँ वह लिख दो या कोई श्याम लिख दो, है ना, उमेश लिख दो, कुछ भी नाम लिख दो, तो क्या हो जाएगा? कविता का स्वरूप किस प्रकार बदलता है और कविता में भाव क्या बदलेगा, है ना, वाक्यांश किस प्रकार बदलते हैं, इसको आप देखिए। तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा, जरूर आएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों के बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। ठीक है, आप इसको कोशिश कीजिए। मैं एक या दो आपको बता देता हूँ। जैसे मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, तो वह घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में उसकी पड़ा। ठीक है, वह झिझक उठा हुआ बेचैन सा लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूड देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझने यों उसको ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका बहुत है तेरे लिए।
ठीक है, अथवा उसके लिए आप इस तरह से मैं को निकालते हैं तो इस तरह बनता है। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, जैसे ऐठ बेचारी दबे पाओ भगी, तब समझने यो मुझे ताने दिए। दो वाक्य हैं, एक में ऐठ है और नीचे समझ, दो क्या है, कर्ता है, सब्जेक्ट। इन पंक्तियों में ऐठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है ना। तो ऐठ बेचारी, ऐठ भाग गई तो यानी ऐठ सजीव की तरह लग रही है, और समझने मुझे ताने दिए तो समझ भी सजीव की तरह लग रहा है। कल्पना कीजिए यदि ऐठ और समझ किसी नाटक में दो पात्र होते तो उनका अभिनय कैसा होता। अगर कोई एक नाटक है जिसमें एक ऐठ पात्र है और एक समझ पात्र है, तो उनका अभिनय किस प्रकार का होता। तो कल्पना कीजिए, आप इसको अपने तरीके से लिखिए। देखिए, ऐठ और समझ दोनों का व्यवहार बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा। ऐठ घमंडा है और समझ समझदारी है ना। तो ऐठ कैसा व्यवहार करता नाटक में, और समझ विवेक किस प्रकार का व्यवहार करता, ये आप कल्पना कीजिए और समझ सकते हैं कि क्या होगा, है ना। ऐठ जैसा व्यवहार करेगा, समझ जो है उसको समझाने की कोशिश करेगा, और फिर ऐठ कहेगा कि अरे तू क्या है ना, तेरी क्या औकात है, वो कुछ नहीं समझेगा। फिर एक दिन ऐसा होगा कि ऐठ की जो घमंड थी वो टूट जाएगी। नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है, इनकी अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, एक नीचे कबीर की जो पंक्ति दी गई है उसमें तिनका शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है, इसमें अलग अलग रूप में तिनका का क्या अर्थ है ना, आपको जानकारी प्राप्त करना है। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। अब देखिए, उठा बबूला प्रेम का, कबीर जी कहते हैं अंतर मन से, अंदर से प्रेम का बबूला उड़ता है। तो यहाँ पर प्रेम मतलब एक वास्तविक प्रेम है, और दूसरा प्रेम अर्थात मन जब पूर्ण रूप से ऊपर उड़ता है सबके ऊपर, तो यहाँ पर प्रेम से वो आत्मा को भी लेते हैं। आत्मा, जो आत्मा है, मन यानी आत्मा, तो प्रेम से ऊपर उठने के बाद वह तिनका यानी आत्मा रूपी जो तिनका है, छोटा सा आत्मा जो है, छोटी सी जो आत्मा है, वह आकाश में उड़ा। ठीक है, वह तिनका आत्मा रूपी जो तिनका है वो आकाश में उड़ गया, तिनका तिनका हो गया। और वह जो आत्मा रूपी जो तिनका है ना, देखिए यहाँ पर जो तिनका है ना ये आत्मा, और दूसरा जो तिनका है वो परमात्मा। ठीक है, तो यहाँ पर तिनका तिनका हो गया, और जो आत्मा है परमात्मा में मिल गया, जुड़ गया, और तिनका तिनके पास। ठीक है, क्योंकि वो उसका था, परमात्मा के अंश था, हिस्सा था, और उसी में जाकर वो जुड़ गया। ठीक है, इस तरह से इसमें तिनका शब्द का अर्थ अनेक है। ठीक है, तो आप भाषा की बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और कविता को भी आपने पढ़ लिया है, तो इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए। आपको जो भी समस्या परेशानी होती है कविता में अथवा अभ्यास में, आप पूछ लीजिए। धन्यवाद।